इसमें क्या दिल पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ने लगता है तब वो हार्ट अटैक की तरफ बढ़ता है? जब आपका फैट डिपोजिशन बहुत सिग्निफिकेंट हो जाए, क्रिटिकल हो जाए, ब्लॉकेजेस मोर देन 80% आ जाए, तभी आपको जाके सिम्टम्स शुरू होते हैं। आप तेज चलोगे, सीढ़ियाँ चढ़ोगे तो आपको चेस्ट हैवीनेस होगा या ब्रेथलेसनेस होगी या घबराहट होगी। जैसे आप रेस्ट करोगे सिम्टम्स सबसाइड कर जाएंगे। कि कोई ऐसे इमरजेंसी साइंस जो आपको तुरंत बताते हैं कि नहीं ये हार्ट अटैक ही हो रहा है, अब आपको हॉस्पिटल भागने की ज़रूरत है? अगर कोई भी आपको सीवियर चेस्ट पेन हो रहा, बायलैटरल चेस्ट में होगा, आपके दोनों कंधों में जा सकता है, हाथों में जा सकता है, गर्दन में जा सकता है, जॉ में जाएगा, बैक में जाएगा और आपके अपर एब्डोमेन तक जा सकता है। अगर कोई भी पेन 10-15 मिनट से ज़्यादा परसिस्ट कर रहा, उसके साथ आपको ठंडे पसीने आ रहे, थकान कमज़ोरी हो रही है, तो आपको बहुत देर वेट नहीं करना है घर पे। क्या पहले हार्ट अटैक में किसी की जान जा सकती है? जा सकती है ना। नॉर्मली जो हार्ट अटैक में फर्स्ट 1 आवर में जो डेथ्स होती हैं वो ज़्यादातर इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस की वजह से होती हैं, तो लाइफ थ्रेटनिंग है। और ज़्यादातर डेथ्स जो हार्ट अटैक की वजह से होती हैं 40% जो होती हैं वो अरिथमिया की वजह से ही होती हैं। तो कुछ आप SOS के तौर पे बताना चाहेंगे कि ये दवाइयाँ अपने फर्स्ट एड किट में ज़रूर रखें अगर किसी को हार्ट अटैक आता है? देखो बहुत सस्ती मेडिसिन हैं, उसको पानी में घोल के नहीं लेना है, उसको मुंह में रख के चबाना है, च्यू करना है। हाँ, ठीक है। दूसरा है कि पेन रिलीफ के लिए जीभ के नीचे रखना। किसी को हार्ट अटैक हो गया तो डाइट में भी आप कुछ बदलाव करने की एडवाइस देते हैं? हाँ, डाइट में तो बहुत चेंजेस करने हैं। रॉ सॉल्ट नहीं लेना, जितना कुकिंग में है वो लेना है बस। शुगर इंटेक बंद करनी, खास करके रिफाइंड शुगर जो है। कार्बोहाइड्रेट भी थोड़ा कम करना है एंड डीप फ्राइड फूड अवॉइड करना है। ये मेन है। पानी का मात्रा जो है ओवरऑल जो पानी है या दूध चाय लिक्विड जितना भी है उनको भी 1.5 लीटर to 2 लीटर करते हैं। क्या आपके भी सीने में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है? आपको अचानक से सिर दर्द या चक्कर जैसा महसूस हो रहा है, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, आप इसको नॉर्मल गैस एसिडिटी के सिम्टम समझकर इग्नोर कर रहे हैं, तो शायद आप यहाँ पर गलती कर रहे हैं। ये हार्ट अटैक के लक्षण हो सकते हैं, जिसे आप बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। हमने आज के भी सेशन को इसलिए ऑर्गेनाइज किया है क्योंकि हम सबको पता है कि बीते कई सालों में दिल की बीमारियों के जो केसेस है वो कितने ज़्यादा बढ़े हैं। ऐसे में बहुत सारे लोग हार्ट अटैक से सफ़र करते हैं पर उनको पता ही नहीं है कि इसके लक्षण पहचाने कैसे जाते हैं। एक बार हार्ट अटैक हो गया तो फिर इसके बाद उसका इलाज कैसे होता है, लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस करने पड़ते हैं सो दैट उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ हैम्पर्ड ना हो। इसलिए हमने आज के सेशन को ऑर्गेनाइज किया है जिसमें हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल एक्सपर्ट मौजूद हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर ज्ञानती आरबी सिंह जो कि डायरेक्टर और हेड हैं इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट सर्वोदय हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर सबसे पहले तो सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको। थैंक यू सो मच डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हम कोशिश करेंगे आपके जरिए हमारी ऑडियंस तक हार्ट अटैक के बारे में सही जानकारी सिंपल लैंग्वेज में बता सके, समझा सके। आई एम श्योर डॉक्टर आपके ओपीडी में आप बहुत सारे केसेस आप देखते ही होंगे हर दिन हार्ट अटैक के। आपको क्या लगता है कि आज के समय में जो इतनी तेजी से केस बढ़ रहे हैं दिल की बीमारियों के या हार्ट अटैक के, उसके पीछे क्या कारण है? आज के टाइम में धीरे धीरे देखा जा रहा है कि यंग एज में भी हार्ट की प्रॉब्लम होने लगी है। पहले ज़्यादातर जो हार्ट की बीमारियां हो रही थी वो 55 ईयर्स 60 की बाद होती थी। अब धीरे धीरे जो है ट्रेंड यंगर पॉपुलेशन ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं, 20 to 45 ईयर्स की एज ग्रुप में भी हो रहे हैं। और उसके मल्टीपल रीजन्स, कोई एक फिक्स रीजन्स नहीं होते हैं। विथ टाइम जो है लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है लोगों का, फूड हैबिट्स चेंज हो रहे हैं, स्लीप पैटर्न चेंज हो रहा है, बहुतों की नाइट शिफ्ट होती है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है। दूसरा जो इंडिया में जो हार्ट के केसेस बढ़ रहे हैं उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि यंग एज में डायबिटीज़ होना। कि जो वेस्टर्न पॉपुलेशन में उनसे 10 साल पहले जो है इंडियन पॉपुलेशन में डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। दूसरा है कि जिनकी भी बहुत स्ट्रेसफुल है या जिनकी नाइट शिफ्ट वगैरह है तो रात में जागने के लिए कॉफ़ी इंटेक है या स्मोकिंग है, ये भी बढ़ रहा। तो ये भी आपके जो है हार्ट अटैक के जो रीजंस उसको बढ़ा रहा है। तो यंगर पॉपुलेशन में खास करके जो ओपीडी में हम देखते हैं कि बिलो 40 उनमें ज़्यादातर जो पैटर्न है, ज़्यादातर की नाइट शिफ्ट है, है ना, दिन में सोते हैं रात में जागते हैं, एक्सरसाइज भी, और बहुत सारे लोग हैं जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो उनकी भी फिजिकल एक्टिविटी, सोशल एक्टिविटी भी अफेक्ट हो रही है।
एक्सरसाइजेज के लिए भी क्या है कि उसकी भी पैटर्न ठीक नहीं है। नॉर्मली हम प्रेफर करते हैं कि एक्सरसाइज आपकी मॉर्निंग में हो, ठीक है। इवनिंग में नहीं होनी चाहिए। अच्छा। इवनिंग में नाइट में आपको सोना होता है, तो अगर आप बहुत एक्टिव रहोगे तो आपकी स्लीप डिस्टर्ब होगी। डिस्टर्ब होगी। अब उनके जो भी वर्किंग आवर्स की वजह से क्या हो रहा है कि वो लेट इवनिंग एक्सरसाइजेज वगैरह करते हैं, जिससे कि नींद उनकी देर होती है। और साउंड स्लीप बहुत जरूरी है। अगर आप हेल्दी रहना चाहते हो तो साउंड स्लीप जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिल्कुल। तो ये सारे कुछ मोटा मोटी ऐसे फैक्टर्स हैं जो जी। आजकल यंगस्टर्स में भी हार्ट अटैक का कारण बन रहे हैं। हमें ये जानना हो कि दिल में ऐसी क्या दिक्कतें हो जाती हैं जिसकी वजह से किसी को भी हार्ट अटैक आता है, तो वो क्या होंगे? देखो, नॉर्मली जिनको भी डायबिटीज है, कोई भी रिस्क फैक्टर्स है, तो ऐसा नहीं है कि सभी को हार्ट अटैक हो जाएगा, हाँ। पर जिनको भी प्रोन है, जिनकी भी फैमिली में अर्ली एज में हार्ट की प्रॉब्लम है, पेरेंट्स में बिलो 55 ईयर्स एज ग्रुप में अगर हार्ट की इश्यूज आई हैं, या डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, या कोलेस्ट्रॉल करवाते, लिपिड प्रोफाइल बहुत आउट ऑफ द रेंज है, बहुत हायर साइड में जा रहे हैं, लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, ओबेसिटी है, तो उनको ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर कोई भी सिम्टम्स होता है आपको, यंग पॉपुलेशन में सबसे पहले क्या होता है कि डिनायल बहुत होता है। हाँ। कि मुझे नहीं हो सकता, हम तो जिसकी वजह से वो ट्रीटमेंट भी लेट लेते हैं, है ना, डायग्नोसिस भी लेट होती है, ट्रीटमेंट भी लेट होती है, तो इसलिए कॉम्प्लिकेशंस जो है बढ़ जाते हैं। तो यंग लोगों में अगर किसी को भी चेस्ट पेन है, अगर सेंट्रल चेस्ट पेन हो रहा और 10-15 मिनट से ज़्यादा रह रहा है, आपको गैस की दवा खाने से रिलीफ नहीं हुई, या पेन किलर खाने से भी रिलीफ नहीं है, तो एक बार डॉक्टर को जाके दिखाना ज़रूरी है, एक ईसीजी कराना ज़रूरी है। एटलीस्ट टाइमली चीज़ें डिटेक्ट हो जाएंगी, कम से कम कंफर्म तो हो जाएगा कि आपको हार्ट की वजह से है, या मस्कुलर पेन है, या एसिडिटी है। अगर हार्ट की वजह से तो टाइमली ट्रीटमेंट हो जाएगी, तो उससे जो है बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन से और जान भी बच सकती है। ठीक है। इसमें क्या दिल पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ने लगता है तब वो हार्ट अटैक की तरफ बढ़ता है, या ऐसा कुछ है कि शुरुआत में आपको बहुत दिनों से बता रहा होता है कि संभल जाओ संभल जाओ, जब इंसान नहीं संभलता तब वो अल्टीमेटली हार्ट अटैक में तब्दील होता है? देखो, हार्ट अटैक बेसिकली क्या है कि जो हार्ट के ब्लड वेसल्स हैं उनमें फैट डिपोजिशन शुरू हो जाता है, और वो बहुत यंग एज से स्टार्ट हो जाता है, टीनेजर ग्रुप से स्टार्ट हो जाता है। जब आपका फैट डिपोजिशन बहुत सिग्निफिकेंट हो जाए, क्रिटिकल हो जाए, ब्लॉकेजेस मोर देन 80% आ जाए, तभी आपको जाके सिम्टम्स शुरू होते हैं। आप तेज चलोगे, सीढ़ियाँ चढ़ोगे, तो आपको चेस्ट हैवीनेस होगा, या ब्रेथलेसनेस होगी, या घबराहट होगी। जैसे आप रेस्ट करोगे सिम्टम्स सबसाइड कर जाएंगे। तो अगर ऐसा कोई भी सिम्टम्स हो रहे हैं आपको अनयूजुअल ऑन एक्सर्शन, और रेस्ट करने से ठीक हो जाता है, तो चांसेस है कि ये हार्ट की प्रॉब्लम हो। बहुत सारे लोगों को बहुत सीवियर चेस्ट पेन नहीं होती, माइल्ड चेस्ट पेन हुआ, और जरूरी नहीं कि सबको चेस्ट में ही पेन हो। अच्छा। बहुत बार आपके लोअर जॉ में, गर्दन में, कंधे में, हाथों में, बैक में ये भी पेन हो सकता है, या अपर एब्डोमेन में भी हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि सबको कैरेक्टरिस्टिक जैसे मूवी में देखते हैं कि बहुत थम्पिंग एकदम सीवियर ऐसे पेन हो, तो ये 80% लोगों को, पर 20% लोग ऐसे भी हैं जिनको बहुत सीवियर चेस्ट पेन नहीं होती, माइल्ड पेन होगा। या कुछ अनयूजुअल सिम्टम्स हैं, अगर तेज आपको सडनली ब्रेथलेसनेस होने लग जाती है, या ठंडे पसीने आने लगते हैं, आपने कोई एक्सर्शन नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी आपको सांस फूलने लगी बैठे बैठे, ठंडे पसीने आने लगे, घबराहट होने लग गई है, या थकान कमजोरी हो रही है, तो हमें नोटिस करना है कि हो सकता है कि कुछ अनयूजुअल है। अगर सडनली कोई सिम्टम्स हो रही तो हमें एक बार डॉक्टर से चेकअप कराना जरूरी है। क्या महिलाओं में और पुरुषों में लक्षण अलग अलग आते हैं हार्ट अटैक? हाँ, थोड़े से अलग हैं। जैसे मेल्स में ज्यादातर क्या है कि सीवियर चेस्ट पेन होता है, मोस्ट जो प्रेजेंटेशन मेल्स में होती है वो सीवियर चेस्ट पेन होती है। खास करके जो फीमेल्स हैं या जो डायबिटिक हैं उनमें बहुत बार सीवियर चेस्ट पेन नहीं भी हो सकता है ना, आपके जॉ पेन हो सकते हैं, या गर्दन में पेन होगा, या हाथों में होगा, या कुछ लोगों को चेस्ट पेन ना हो के सांस फूलने की दिक्कत, थकान, कमजोरी, चक्कर आना, ऐसे भी सिम्टम्स होते हैं। इसके भी रीजंस हैं। जैसे मेल्स में ज्यादातर जो हमारे जो बड़े ब्लड वेसल्स हैं जो हार्ट के ऊपर हैं, हमारे हार्ट के ऊपर 3 मेजर ब्लड वेसल्स हैं, 2 लेफ्ट साइड में, 1 राइट साइड में। तो अगर ब्लड वेसल्स में जो ब्लॉकेजेस आती हैं ज्यादातर मेल्स में, उसकी वजह से एंजाइना पेन होता है। पर फीमेल्स में खास करके मेनोपॉजल एज ग्रुप में जैसे जैसे आपके हार्मोन लेवल्स कम होने लगते हैं, एस्ट्रोजन, तो फीमेल्स में देखा गया है कि ज्यादातर मेजर ब्लड वेसल्स ठीक होते हैं, उनको माइक्रो चैनल्स जिनको होते हैं, जो छोटे ब्लड वेसल्स जो हार्ट के मसल्स के अंदर हैं, उनमें ब्लॉकेजेस होती हैं। तो इसलिए उनके सिम्टम्स भी मेल से अलग होते हैं।
है ना, महिलाओं में इसलिए सिम्टम्स में डिफरेंस आता है, इसलिए बहुत बार उनको सीवियर चेस्ट पेन नहीं होता, बहुत बार उनको ब्रेथलेसनेस होगी या चक्कर सा आएगा या थकान कमजोरी होगी, रेस्ट करने से ठीक हो जाएगा। इसमें अगर जैसे आपने सिम्टम्स को इतने अच्छे तरीके से बताया है, समझाया है, हमें समराइज करके समझना हो कि कोई ऐसे इमरजेंसी साइंस जो आपको तुरंत बताते हैं कि नहीं ये हार्ट अटैक ही हो रहा है, अब आपको हॉस्पिटल भागने की जरूरत है। अगर कोई भी आपको सीवियर चेस्ट पेन हो रहा, और चेस्ट पेन जो नॉर्मली जो हार्ट का होता है वो लोकलाइज नहीं होता, आप ऐसे फिंगर से या थंब से पॉइंट नहीं कर सकते, ज़्यादातर वो डिफ्यूज होगा, बायलैटरल चेस्ट में होगा, आपके दोनों कंधों में जा सकता है, हाथों में जा सकता है, गर्दन में जा सकता है, जॉ में जाएगा, बैक में जाएगा और आपके अपर एब्डोमेन तक जा सकता है। अगर कोई भी पेन 10-15 मिनट से ज़्यादा परसिस्ट कर रहा और आपके घरेलू नुस्खे लेने के बावजूद भी, एसिडिटी की या पेन के लेने के बावजूद भी ठीक नहीं हो रहा, उसके साथ आपको ठंडे पसीने आ रहे, थकान कमजोरी हो रही है, तो आपको बहुत देर वेट नहीं करना है घर पे, है ना। अगर आपको है ऐसा, अगर ठीक नहीं हो रही घरेलू नुस्खे से, तो एक बार आपको डॉक्टर को जाके दिखाना है और एक ईसीजी जरूर कराना है, जो भी आपका नियर बाय सेंटर है। उसके लिए भी ऐसा नहीं है कि हमें लॉन्ग डिस्टेंस कहीं दूर जाके दिखाना है, जो भी नियर बाय सेंटर है, चाहे नर्सिंग होम भी हो, एक जाके पहले ईसीजी कराना है, अपने वाइटल्स चेक कराना जरूरी है। क्या पहले हार्ट अटैक में किसी की जान जा सकती है? जा सकती है ना। नॉर्मली जो हार्ट अटैक में फर्स्ट 1 आवर में जो डेथ्स होती हैं वो ज़्यादातर इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस की वजह से होती है, जिसको हम बोलते हैं वेंट्रिकुलर अरिथमिया, VTVF। तो उसमें क्या होता है कि हार्ट अटैक में हमने क्या समझा कि हार्ट के जो ब्लड वेसल में ब्लॉकेज आई, उसकी वजह से हार्ट की मसल्स की ब्लड सप्लाई अफेक्ट हो गई, हार्ट के मसल्स जो ठीक से काम नहीं कर रहे, उसकी वजह से आपकी इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस होती है, सडनली आपका हार्ट बीट जो है वो 160, 200 प्लस चला गया। तो अगर आपका हार्ट बीट बहुत तेज हो जाता है तो हार्ट को टाइम नहीं मिलता ठीक से पंप करने के लिए, जिससे कि पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई दे पाए। अगर आपकी ब्रेन की ब्लड सप्लाई इफेक्ट हुई तो आपको चक्कर, बेहोशी आ सकती है। तो अगर इसको टाइमली हम ट्रीट नहीं करते हैं, वेंट्रिकुलर अरिथमिया को खास करके, तो लाइफ थ्रेटनिंग है। और ज़्यादातर डेथ्स जो हार्ट अटैक की वजह से होती हैं, 40% जो होती हैं वो अरिथमिया की वजह से ही होती हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि फर्स्ट 1 आवर में अगर वो हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाए, तो ज़्यादातर लोगों की जानें जो है इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस जो होते हैं, कार्डियक अरेस्ट भी बोलते हैं उसको, तो वेंट्रिकुलर अरिथमिया की वजह से होती है ये। डॉक्टर कई बार ना, जैसे ब्रेन स्ट्रोक के हम लोगों ने जितने भी पॉडकास्ट किए, तो उसमें डॉक्टर्स कहते हैं कि उसमें गोल्डन आवर होता है 4 घंटे का, 3 से 4 घंटे का, उतने देर में पहुंच गए तो चांसेस है कि आप बच जाएंगे। हार्ट अटैक में ऐसा होता है? हाँ, हार्ट अटैक में गोल्डन आवर्स हैं। गोल्डन आवर्स 90 मिनट्स का है। अगर 90 मिनट्स, देखो अगर अरिथमिया नहीं हुआ, है ना, दिल की धड़कन कम नहीं हुई, तेज नहीं हुई, चेस्ट पेन हो रहा है, तो हार्ट अटैक में बेसिकली हमने बताया कि मेजर 3 वेसल्स होती हैं। ज्यादातर जो हार्ट अटैक होती है किसी एक वेसल में क्रिटिकल ब्लॉकेजेस आएंगी या 100% बंद होने की वजह से होता है। तो बहुत सारे लोगों को टाइम मिलता है, 60% लोग जो है वो हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। अगर उनका टाइमली ट्रीटमेंट हो जाता है कि ब्लड सप्लाई आपकी हार्ट की मसल की बंद है, ज़्यादा देर बंद होगी तो धीरे धीरे हार्ट के मसल जो है वो डैमेज होना शुरू होते हैं और वो इरिवर्सिबल है। एक बार डैमेज हो गया फिर वो रिकवर नहीं करेगा। तो अगर हार्ट की ब्लड सप्लाई रीस्टार्ट हो जाती है तो हार्ट के मसल डैमेज होने से बन जाएगी, हार्ट की पावर जो है वो बच जाएगा उससे। तो अगर आप टाइमली पहुंच जाते हो तो गोल्डन आवर्स हम 90 मिनट्स मानते हैं। अगर 90 मिनट्स में आपकी ब्लड सप्लाई इंप्रूव हो गई, चाहे खून पतला करने की इंजेक्शन लग जाए, थ्रोम्बोलिसिस हो जाए या प्राइमरी एंजियोप्लास्टी बोलते हैं, क्योंकि पहले एंजियोग्राफी होगी, हार्ट के ब्लड वेसल्स चेक होंगे, चेक होने के बाद जो 100% बंद है उसकी बलूनिंग करके ब्लड वेसल रीस्टार्ट करते हैं और स्टेंट लगा देते हैं। तो एक बार ब्लड वेसल आपका रीस्टोर हो गया ब्लड सप्लाई, तो आपके हार्ट के मसल डैमेज होने से बच जाएंगे। ऐसे फर्स्ट 6 आवर्स टू 12 आवर्स में भी अगर कराते हो तो भी है, बेनिफिशियल है। पर जो बेस्ट होता है कि जितना जल्दी कराओगे, जितनी जल्दी आपकी ब्लड सप्लाई रीस्टार्ट हो उतना बेटर है। ठीक है। इसमें अगर जैसे कोई एडमिट हो जाता है, अगर किसी को हार्ट अटैक के लक्षण दिखाई देते हैं, तो कौन से सीरीज ऑफ टेस्ट कराया जाता है? देखो, जैसे ही कोई पेशेंट चेस्ट पेन करके आता है हमारी इमरजेंसी में या किसी भी इमरजेंसी में, तो पहला टेस्ट होता है वाइटल्स चेक करेंगे। ठीक है। क्लिनिकल हिस्ट्री तो लेंगे, वाइटल्स चेक करेंगे, बीपी, पल्स, सैचुरेशन, चेस्ट वो देखेंगे और सबसे पहले एक ईसीजी करते हैं। नॉर्मली जो है अगर हार्ट अटैक किसी को चल रहा है सीवियर, तो ईसीजी में डिटेक्ट हो जाता है। ईसीजी से हमें ये भी पता चलता है कि कौन सी ब्लड वेसल इनकी बंद हुई होगी। ठीक है, तो पहला काम होता है ईसीजी से। ईसीजी जो है आपको
100% बताता है कि ये अगर एक्यूट एमआई है, किसी की 100% ब्लड वेसल बंद हो गई, हाँ। ईसीजी में चेंजेस आएंगे फर्स्ट। ठीक है। उसके बाद जो दूसरा हम टेस्ट कराते हैं, कार्डियक एंजाइम्स कराते हैं, ट्रोपोनिन आई जिसको बोलते हैं, वो भी आजकल इमरजेंसी में किट टेस्ट होता है, इमीडिएटली उसकी रिपोर्ट्स आ जाती हैं। ठीक है। तो अगर ट्रोपाई किसी की पॉजिटिव है तो हम्म। बेसिकली वो इंडिकेट करता है कि आपके हार्ट के मसल डैमेज हो रहे हैं। आपके अगर हार्ट के मसल डैमेज होंगे तो एक तरह का प्रोटीन रिलीज होता है ब्लड सर्कुलेशन, ट्रोपोनिन जिसको बोलते हैं। तो अगर वो पॉजिटिव है तो इंडिकेट करता है कि आपको हार्ट की अटैक चल रहा है। ठीक है। तीसरा हम टेस्ट करते हैं इकोकार्डियोग्राफी, वो भी ज़्यादातर इमरजेंसी में अवेलेबल होता है। वो एक तरह का अल्ट्रासाउंड मशीन है, उससे भी आपको पता चल जाता है कि अगर ब्लड सप्लाई बंद है तो पर्टिकुलर एरिया की जो हार्ट की मसल है वो ठीक से पंप नहीं करेगी, वीक होगा। दूसरा वाल में कोई लीकेज वगैरह तो वो दिख जाते हैं, या हार्ट अटैक की वजह से कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे कभी कभी जो है ना हार्ट के वॉल रप्चर कर जाते हैं, तो वो कॉम्प्लिकेशंस दिख जाएंगे। तो कोई भी अगर इमरजेंसी में आता है, चेस्ट पेन करके है, तो नॉर्मली ये 3 टेस्ट जो है 100% रूल आउट करने के लिए जरूर करते हैं। जरूर करने चाहिए। इसके बाद आप कैसे पेशेंट को देख के एवेलुएट करती हैं कि इनमें सीवियर हार्ट अटैक है, माइल्ड हार्ट अटैक है, या ऐसा है कि थोड़े मतलब, क्योंकि कई बार ऐसे भी होता है। एक तो डिपेंड करता है कि पेशेंट के पैरामीटर्स कैसे हैं। किसी का अगर ब्लड प्रेशर बहुत डाउन जा रहा है, पल्स रेट डाउन जा रहा है, या पेशेंट के ऑक्सीजन सेचुरेशन मेंटेन नहीं कर रहा है ना, लंग्स में कंजेशन हो रहा है, एक तो उसके क्लिनिकल है सिम्टम्स। दूसरा है कि अगर ईसीजी में, ईसीजी भी दिखाता है कि जो हार्ट अटैक है वो मेनली हम 3 मोटे मोटे क्लासिफिकेशन करते हैं। एक होता है एसटी एलिवेशन एमआई। ठीक है। एसटी एलिवेशन में ईसीजी में जो चेंजेस हैं, आपके जो कुछ चेंजेस आते हैं स्टेटिक सेगमेंट, उसमें एलिवेटेड दिखता है। तो एसटी सेगमेंट एलिवेट जो एमआई है वो बेसिकली इंडिकेट करता है कि आपकी हार्ट की ब्लड वेसल जो है वो 100% बंद हो गई है। दूसरा होता है नॉन एसटी एलिवेशन एमआई, उसमें भी ईसीजी में चेंजेस आएंगे, पर वो इंडिकेट करता है कि आपको हार्ट अटैक चल रहा है, पर आपकी हार्ट की वेसल क्रिटिकल है पर 100% नहीं है। हाँ। तीसरे होते हैं अनस्टेबल एंजाइना। उनमें हो सकता है कि कभी ईसीजी नॉर्मल है, कभी आपके ईसीजी में चेंजेस हैं। ठीक है ना। तो ये तीसरा होता है अनस्टेबल एंजाइना। तो जो फर्स्ट है एसटी एलिवेशन एमआई, जिसमें आपको 100% बंद है, वो इमरजेंसी है। आपको इमीडिएटली, जो हम बोलते हैं गोल्डन आवर्स, क्योंकि आपकी हार्ट ब्लड से बंद है, तो आपको इमीडिएटली अगर एंजियोप्लास्टी की सुविधा है हॉस्पिटल में तो वो करनी चाहिए, वो बेस्ट है, फर्स्ट चॉइस है। अगर एंजियोप्लास्टी की सुविधा नहीं है, कोई आप टर्च उसमें पेरीफेरी सेंटर्स में हो, उनको शिफ्ट करने में अगर टाइम लगता है, तो एक होती है थ्रोम्बोलिसिस, हम बोलते हैं, ब्लड थिनर देते हैं। अच्छा। और वो भी बोलस इंजेक्शन लग जाता है, एक सिंगल डोज जो है बस आप इंजेक्ट कर दो। उससे जो ब्लड क्लॉट जो वहाँ जमा हो गया, जो ब्लॉकेज कर दिया 100%, उसको घोल देता है, जो क्लॉट है वो डिसॉल्व हो जाएगा, जिससे कि आपका जो ब्लड सप्लाई है वो वापस ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो होना शुरू हो जाएगा। 100% नहीं होगा, पर एक बार कम से कम ब्लड सप्लाई स्टार्ट हो जाती है तो आपको टाइम मिल जाता है दूसरे सेंटर में, हायर सेंटर में भेजने में। ठीक है। इसमें डॉक्टर ऐसा कुछ है कि हमें अगर इमरजेंसी या एसओएस के तौर पर कुछ ऐसे फर्स्ट एड में अपनी दवाइयाँ रखनी हो, या कुछ ऐसी चीजें, अगर हमें पता है कि हमारे घर में कोई दिल का मरीज है, या आजकल जिस हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं, तो कुछ आप एसओएस के तौर पर बताना चाहेंगे कि ये दवाइयाँ अपने फर्स्ट एड किट में जरूर रखें अगर किसी को हार्ट अटैक आता है? देखो, बहुत सस्ती मेडिसिन है, डिस्प्रिन की गोली है जो पहले हेडेक के लिए यूज करते थे, तो वो एक तरह से एंटीप्लेटलेट है। वो आपकी जो प्लेटलेट्स हैं उसको इकट्ठा होने नहीं देता और आपस में चिपकने नहीं देता, जिससे कि क्लॉट जो है ना वो बनने में रोकता है। और डिस्प्रिन को लेने का जो तरीका है वो आपको 325 मिलीग्राम का आता है डिस्प्रिन की गोली। उसको पानी में घोल के नहीं लेना है, उसको मुंह में रख के चबाना है, च्यू करना है। उसका भी रीजन है कि जब आप उसको चबाते हो तो उसका एब्जॉर्प्शन जो है ना अर्ली होगा, और उसका इफेक्ट भी विद इन 10 to 15 मिनट्स में आ जाएगा। आप डिसॉल्व करोगे, फिर एब्डोमेन में जाएगा, फिर आपके स्टमक से एब्जॉर्ब होगा, तो उसमें टाइम लगता है। तो इसलिए डिस्प्रिन की गोली किसी को भी, खास करके ब्रेन स्ट्रोक में भी बोलते हैं कि आपको कुछ सडनली वीकनेस लगती है, या आपको सीवियर चेस्ट पेन हो रहा है, लगता है कि हार्ट अटैक हो सकता है, तो एक डिस्प्रिन की गोली च्यू करना है। ठीक है। दूसरा है कि पेन रिलीफ के लिए सॉर्बिट्रेट की गोली आती है, वो भी बहुत सस्ती दवा है। तो सॉर्बिट्रेट की गोली को जीभ के नीचे रखना होता है। उसका काम क्या है कि वो जो ब्लड वेसल्स हैं आपके, उसको क्या करता है, फैला देता है, डायलेट कर देता है। जब भी हार्ट अटैक चल रहा होता है तो बहुत सारे जो स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं, एड्रेनलिन, कॉर्टिसोल, नॉरएड्रेनालिन, तो वो क्या करते हैं कि आपके ब्लड वेसल्स को और सिकोड़ देते हैं,
एक तो ब्लॉकेज है, दूसरा है कि आपके ब्लड वेसल्स जो है वो सिकुड़ गए, वेसोकंस्ट्रिक्शन बोलते हैं, उसकी वजह से ब्लड सप्लाई और इफेक्ट हो जाती है। तो जब आप सॉर्बिट्रेट देते हो तो सॉर्बिट्रेट क्या करता है कि ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है, जिससे कि ब्लड सप्लाई थोड़ी सी आपके हार्ट मसल की इम्प्रूव हो जाएगी, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा तो चेस्ट पेन में रिलीफ होता मिल जाएगा। और उसमें भी इंस्ट्रक्शंस है कि आपको अगर सीवियर चेस्ट पेन है, ठीक नहीं हो रहा, 10-15 मिनट से ज़्यादा परसिस्ट कर रहे हैं, तो एक ही टैबलेट लेनी है सॉर्बिट्रेट की और कहीं भी बैठ जाना है या लेट जाना है, क्यों सॉर्बिट्रेट से सडनली आपका ब्लड प्रेशर जो है वो ड्रॉप हो करता है, जाता है। हाँ। तो हाइपोटेंशन होने के रिस्क होते हैं। अच्छा। कभी कभी क्या होता है कि पैनिक में लगातार 2-3 टैबलेट्स खा लेते हैं, तो वो नहीं करना है। ठीक है। पहले आपको लेना है, कम से कम 5 to 10 मिनट्स वेट करना है, नहीं रिलीफ होता तब आप दूसरा टैबलेट लो और नियर बाय सेंटर में पहुंच जाना है। कुछ ऐसे लोग हैं जो रिस्क पर हैं, इनमें हार्ट अटैक होने के चांसेस ज्यादा हैं, सो दैट अगर हमारी ऑडियंस इस वीडियो को देख रहे तो खुद को आइडेंटिफाई कर सकें। देखो, सबसे मेजर जो रिस्क फैक्टर्स है वो है डायबिटीज। डायबिटीज वालों माना जाता है कि 20-25% जो है नॉर्मल पॉपुलेशन से रिस्क ज्यादा है। दूसरा क्या है कि डायबिटीज वालों को जो ब्लॉकेजेस होती हैं वो डिफ्यूज होती हैं ऑल वेसल्स में, जैसे ऑल 3 वेसल्स हैं उनमें ब्लॉकेजेस होंगी, एक जगह पे नहीं होगी, एक ही वेसल में 2-3 जगहों पे होगी, ऊपर भी होगी, मिड में भी होगी, नीचे भी होगी। तो डायबिटीज जो है मेजर रिस्क फैक्टर्स। उसके बाद आपका आता है ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन है, वो भी ब्लड वेसल को डैमेज करता है अगर ब्लड प्रेशर आपका बहुत फ्लक्चुएट करता है या हाई रहता है। तीसरी है अगर स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है। अगर किसी की भी फैमिली में प्री मैच्योर हार्ट अटैक हुआ है, जैसे कि बिलो 55 ईयर्स एज ग्रुप में हुआ है, तो उन्हें भी बहुत ध्यान देना चाहिए। बाकी आपकी स्मोकिंग है, स्मोकिंग भी यंग पॉपुलेशन में जो हार्ट अटैक के इंसिडेंसेस बढ़ रहे हैं वो स्मोकिंग की वजह से भी है। उनमें क्रिटिकल ब्लॉकेजेस नहीं होती, उनमें जो चर्बी जमी हुई है अगर वो 20-30% भी है, पर स्मोकिंग की वजह से उसमें आपके जो फैट डिपोजिशन है उसमें इन्फ्लेमेशन होता है, तो सडनली जो है लिपिड वो रप्चर कर जाते हैं और रप्चर करके वहां पे क्लॉट बन जाता है और हार्ट की ब्लड वेसल 100% बंद हो जाती है। तो ये जो मेजर है डायबिटीज, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, ओबेसिटी, स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री। बाकी जो माइनर फैक्टर्स में आपके आते हैं, एक्सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, फूड हैबिट्स आपकी ठीक नहीं है, स्लीप पैटर्न ठीक नहीं है, या स्ट्रेस लेवल बहुत है आपको, तो ये है। पर मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर ये 4-5 है, और खास करके जिनको भी डायबिटीज है उनको तो बहुत ध्यान रखना चाहिए और डे 1 से, क्योंकि क्या होता है कि 5-6 साल तो लोग ऐसे ही निकाल देते हैं कि भाई वो डायबिटीज की दवाइयाँ खाएंगे तो उसके साइड इफेक्ट्स होंगे, या उन्हें लगता है कि इसके कॉम्प्लिकेट या आदत बन जाएगी। बहुत बार लोगों को ये भी लगता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डे 1 से मेडिकेशंस लें, और मेडिकेशन के साथ साथ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपना वेट कंट्रोल करना है, डाइट पे ध्यान देना है, रेगुलर एक्सरसाइज करना है। जितना आप शुगर कंट्रोल रखोगे उतना लॉन्ग टर्म में आपको कॉम्प्लिकेशंस कम होंगी। ठीक है, आपने ये जो रिस्क फैक्टर्स हमें बताएं, अगर हम चाहते हैं कि ऐसे लोग जो हैं वो हार्ट अटैक के शिकार ना हो, अभी से ही अपने जीवन शैली में क्या बदलाव करें? सबसे इंपॉर्टेंट कि पहले लाइफस्टाइल ठीक करें, जितना आपका वेट कंट्रोल रहेगा, फूड हैबिट्स आपके ठीक रहेंगे, फिजिकल एक्टिविटी ठीक रहती है, स्लीप पैटर्न आपका ठीक होता है, तो इसको ध्यान रखना है। दूसरा है कि अगर आपके लाइफस्टाइल से ठीक नहीं होती चीज़ें, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल ठीक नहीं होती, तो फिर मेडिकेशन लेना है ना। लाइफस्टाइल के साथ साथ फिर मेडिकेशन जरूरी है कि जितनी चीज़ें आपकी नॉर्मल रहेंगी उतना बेटर है। मेडिकेशन पर अगर आपका नॉर्मल आ जाता है, ब्लड शुगर नॉर्मल आ जाता है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ जाता है, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल आ रहा, थायराइड नॉर्मल आ, तो मेडिकेशन बंद नहीं करनी है, उसको कंटिन्यू रखना है, वो बहुत जरूरी है। तो एक बार हार्ट अटैक हो गया तो क्या दवाइयाँ जीवन भर चलेंगी? अगर हार्ट अटैक हो गया तो उसके जो है, पहला तो ये है कि जो हम करते हैं ईसीजी, इको, ट्रोपाई, अगर इको में हार्ट की पावर बहुत ज़्यादा इफेक्टेड नहीं है, देखो ट्रीटमेंट ना बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, कौन सी एज ग्रुप के हैं, बहुत एडवांस एज ग्रुप के हैं, है ना, या उनकी किडनी फंक्शंस ठीक नहीं है, या हार्ट की पावर बहुत ख़राब है, तो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। बहुत एडवांस एज में हम बहुत एग्रेसिव नहीं जाते, उनमें हम बहुत बार प्रेफर करते हैं कि मेडिकल मैनेजमेंट पे ही रहें, अगर उनको मेडिकल ट्रीटमेंट से रिलीफ हो जाते हैं। जो यंगर पॉपुलेशन है, और ख़ास करके जो बात की ST एलिवेशन एमआई कि जिनको बहुत सीवियर चेस्ट पेन पड़ रहा है, अरिदमिया होने से जान जाने का खतरा है, उनमें तो हमें बहुत क्विक रिस्पॉन्ड करना चाहिए। तो जो भी ऐसे आते हैं इमरजेंसी में एक्यूट ST एलिवेशन एमआई, उनमें हम इमीडिएटली जैसे हम डायग्नोज हो गया, पहले हम प्री मेडिकेशंस देते हैं, ब्लड थिनर, स्टैटिन से लोडिंग डोज उनको देते हैं, इमरजेंसी में ही उनको खिला देते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर
कैथ लैब लेके जाते हैं, एंजियोग्राफी करते हैं। एंजियोग्राफी में जो कल्प्रिट वेसल है, जो भी 100% बंद है, अगर बाकी 2 वेसल्स में भी अगर लीजन है 70-80%, उनको ट्रीट नहीं करते उसके। अच्छा। जो 100% बंद है, हमें उस पर काम ट्रीट करना करना है। तो उसको जितना हम इमीडिएटली ब्लड सप्लाई को रीगेन करते हैं, ब्लड सप्लाई एक बार हार्ट की मसल्स की स्टार्ट हो जाती है, उतना आपका जो है लॉन्ग टर्म हार्ट की पावर प्रिजर्व रहेगी, कॉम्प्लिकेशन से बच जाएंगे, मैकेनिकल जो वाल में लीकेज है या दिल में छेद होने की, सुराख होने की जो चांसेस है, उससे बच सकता है। इसमें डॉक्टर अगर जैसे इलाज हो गया किसी का, तो रिकवरी फेज वो किस तरीके से होता है? क्या हम ऐसे लाइफस्टाइल में या कुछ ऐसे टिप्स आप देना चाहेंगे कि हार्ट अटैक के बाद रिकवरी फास्ट करने के लिए क्या करें? तो रिकवरी फेज भी डिपेंड करता है कि उनकी हार्ट की पावर कैसी है। अच्छा। जैसे कुछ लोगों को मैसिव हार्ट अटैक हुआ, उनकी हार्ट की पावर 20-25% हो गई, तो उनमें ट्रीटमेंट भी अलग होगा, उनमें रिकवरी भी डिलेड होगी। कुछ की पावर जो है 50-55% है, ज़्यादा डैमेज नहीं है, 5-10% इफेक्ट हुआ, उनकी रिकवरी भी क्विक होगी, है ना। दूसरा होता है कि डिपेंड करता है, एक होता है एक्यूट हार्ट अटैक, उनकी ट्रीटमेंट अलग हो, उनकी रिकवरी अलग होगी। एक होता है इलेक्टिव, कि उनको एंजाइना हो रहा, हार्ट की पावर ठीक है, पर उनको हार्ट अटैक अभी हुआ नहीं। तो दोनों के ट्रीटमेंट में डिफरेंस होता है। जो एक्यूट हार्ट अटैक वाले होते हैं, उनमें नॉर्मली ट्रीटमेंट के बाद एंजियोप्लास्टी हो गई, हॉस्पिटल स्टे 2 से 3 दिन का होता है। अच्छा। अगर ठीक रहा सब कुछ, अगर ज्यादा प्रोलॉन्ग हो तो 5 डेज to 7 डेज भी हो सकता है, पर नॉर्मली मेजॉरिटी में 48 आवर्स के बाद डिस्चार्ज कर देते हैं एंजियोप्लास्टी के बाद। ठीक है। और 1 वीक के बाद हम दोबारा बुलाते हैं, फिर रूटीन जो टेस्ट है, हेमोग्राम, प्लेटलेट्स, किडनी फंक्शन, जो भी हमने मेडिकेशन ऐड की है, क्योंकि अब हमने बहुत सारी न्यू मेडिकेशन, एंटी प्लेटलेट्स जो हैं, कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ हैं, कुछ ब्लड प्रेशर, शुगर की दवाइयाँ अगर हैं वो कर दिया, तो हमें देखना होता है कि हेमोग्लोबिन मेंटेन कर रहा है कि नहीं, प्लेटलेट काउंट्स ठीक हैं कि नहीं इनके, या किडनी पैरामीटर्स में कोई चेंजेस तो नहीं है, तो 1 वीक पे बुलाते हैं। उसके बाद हम फर्स्ट 1 मंथ पे बुलाते हैं, फिर हम एक बार सारा कुछ देखते हैं, फिर जो 1 मंथ पे बुलाते हैं तो हम दोबारा एक बार ईसीजी को भी देखते हैं कि अगर किसी की हार्ट की पावर कम हुई है तो इम्प्रूव कर रही है कि नहीं कर रही। फिर देन फर्स्ट 1 ईयर एवरी 3 मंथ्स पे हम फॉलोअप के लिए बुलाते हैं, अगर बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक है। अगर किसी के हार्ट की पावर कम है तो फिर उनको हो सकता है कि हम एवरी मंथ भी बुलाएं, डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन का। फर्स्ट 1 ईयर के बाद फिर हम एवरी 6 मंथ्स पे बुलाते हैं। तो रूटीन टेस्ट भी 1 ईयर के बाद जो एवरी 6 मंथ्स पे ब्लड टेस्ट होंगे, एंड 1 ईयर जो है जो कार्डियक चेकअप है, ईसीजी, इको, ट्रेडमिल टेस्ट, वो 1 ईयर कराते हैं। इसमें अगर जैसे एक बार किसी को हार्ट अटैक हो गया तो डाइट में भी आप कुछ बदलाव करने की एडवाइस देते हैं? हाँ, डाइट में तो बहुत चेंजेस करने हैं, खास करके शुगर कंट्रोल करना है। ठीक है। ब्लड प्रेशर का भी कंट्रोल करना है। आपका कोलेस्ट्रॉल जितना नॉर्मल रेंज में, कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन तो दे रहे हैं, फिर भी हमें कोशिश करना है कि जितना आपका नॉर्मल साइड में हो। बेसिकली जो मेनली जो हम एडवाइस करते हैं कि एक तो होम कुक्ड फूड खाओ, दूसरा है कि सॉल्ट इंटेक जो है रॉ सॉल्ट नहीं लेना, जितना कुकिंग में है वो लेना है बस। शुगर इंटेक बंद करनी, खास करके रिफाइंड शुगर जो है, कार्बोहाइड्रेट भी थोड़ा कम करना है, एंड डीप फ्राइड फूड अवॉइड करना है। ये मेन है। बाकी जिनकी हार्ट की पावर कम है उनको फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन के लिए बोलते हैं, मतलब पानी की मात्रा जो है, ओवरऑल जो पानी है या दूध, चाय, लिक्विड जितना भी है, उनको भी 1.5 लीटर to 2 लीटर करते हैं। अच्छा। क्योंकि जितना एक्सेस फ्लूइड लेंगे, हार्ट और लंग्स एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, हार्ट ऑलरेडी कमजोर पड़ा हुआ है, तो लंग्स में बार बार कंजेशन होगा और सांस फूलने की दिक्कत हो सकती है। तो जिनकी भी हार्ट की पावर कम है उनको ये भी एडवाइस होता है। कुछ लोग हार्ट के पेशेंट जिनकी किडनी पैरामीटर्स भी ठीक नहीं होते हैं, तो फिर हमें रीनल डाइट के लिए भी एडवाइस करना होता है। तो डिपेंड करता है कि साथ में और भी कोई कोमॉर्बिड कंडीशंस है, डायबिटीज है क्या, या ब्लड प्रेशर हो गया आपका, या किडनी की इश्यूज हैं, तो उसे भी हमें ध्यान रखना होता है। ठीक है। अगर डाइट में चेंज कर लिए किसी ने, तो कितने चांसेस हैं कि उनको दोबारा हार्ट अटैक नहीं होगा? देखो, अगर लाइफस्टाइल ठीक कर लेते हैं, वेट कंट्रोल में रखते हैं, बीपी और शुगर कंट्रोल रखते हैं, दोबारा स्मोकिंग स्टार्ट नहीं करते हैं, है ना, मेडिकेशंस टाइमली ले रहे हैं, डॉक्टर्स की विजिट टाइमली कर रहे हैं, तो चांसेस आपके कम हो जाएंगे। अगर आप ध्यान नहीं रखते, मेजॉरिटी में क्या होता है कि 3 to 6 मंथ्स तो ध्यान रखते हैं, फैमिली भी बहुत केयरफुल होती है, खुद भी बहुत केयरफुल होते हैं, फिर विद टाइम धीरे धीरे भूलने लगते हैं, फिर मेडिकेशन भी स्किप कर जाते हैं, कभी कभी वो स्मोकिंग भी, अल्कोहल भी, वो सब स्टार्ट हो जाता है, तो वो गलत है। तो जो भी चीज अगर एक बार आपको प्रॉब्लम आ गई, दोबारा आ सकती है, ये तो है ना, कि जिनको भी एक बार टेंडेंसी है वो दोबारा हो सकती है।
तो आपको लाइफ लॉन्ग जो है ना ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है। अब एक और बार हो गया तो हो गया, हाँ, वो दूसरा तो है कि जितने यंग एज में आपको प्रॉब्लम आ रही है हाँ, तो आपके चांसेस और बढ़ जाते बढ़ हैं, जाते हैं। तो आपको और ज्यादा केयरफुल रहना है। एक्सरसाइजेस के लिए है कुछ स्पेसिफिक, जो हार्ट अटैक हो गया एक बार तो कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? नॉर्मली हम जो एक्यूट हार्ट अटैक के हैं उनको 1 वीक के बाद हाउस होल्ड एक्टिविटी के लिए एडवाइस करते हैं कि घर में ही आपको वॉक करना है, अभी बाहर वॉकिंग के लिए नहीं जाना है। ठीक है, 2 हफ्ते के बाद हम आसपास जो है आप वॉकिंग शुरू कर सकते हो। कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हैं, बैठ के लेट के वो करना है। आप डिपेंड करता है, ये भी जो डिपेंड करता है कि आपके हार्ट की पावर और कितना मेजर हार्ट अटैक, उस पर भी डिपेंड करता है। अगर बिल्कुल ठीक है तो 2 वीक्स के बाद हम ऑफिस वगैरह भी अलाउ कर देते हैं कि अब आप 2 हफ्ते के बाद अपना रिज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। अगर मेजर है, हार्ट की पावर ज्यादा इफेक्ट हुई तो फिर 4 से 6 हफ्ते लग जाते हैं कुछ लोगों को तो सही होने में वापस में। आपके हिसाब से जिस तरीके से केसेस बढ़े हैं तो अपने 30s 40s या 50s में कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो करा लेने चाहिए सो दैट पहले से पता लगे कि हमें दिल की कोई बीमारी तो नहीं है या हमारा दिल कहीं सफर तो नहीं कर रहा है? नॉर्मली जो आजकल हेल्थ पैकेजेस आ गए हैं, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप जो है ज्यादातर ऑफिसेज में जो है अपने एम्प्लॉयज को लोग दे रहे हैं। तो उसमें बेसिकली ये है कि जो भी अबव 30 ईयर्स हो गए उनको साल में एक बार जो है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप जरूरी है। और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में हार्ट के जो हमने बताया ईसीजी हो गई जो इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस पता करती है, इकोकार्डियोग्राफी जो है वो आपके हार्ट की जो पावर कैसी है, वाल्व में कोई लीकेज तो नहीं है, ट्रेडमिल टेस्ट कराते हैं वो भी आपके जो ब्लड वेसल की ब्लॉकेजेस के बारे में बताता है, लिपिड प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है कि जिनकी बहुत स्ट्रांग फैमिली हिस्ट्री है या उनका कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई रेंज में, जैसे आपका ट्राइग्लिसराइड मोर देन 500 जा रहा है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो 40 के नीचे रह रहा, या एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो मोर देन 200 रह रहा है, तो ऐसे लोगों को हम सिटी एंजियोग्राफी के लिए भी एडवाइस करते हैं। हाँ। जो हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं। अगर एक बार हार्ट अटैक हो गया दोबारा वो चीज ना हो उसके लिए हमें अभी से अपने जीवन शैली में क्या बदलाव करने चाहिए और कैसे हम रिस्क को कम कर सकते हैं? सबसे पहले तो डाइट पे ध्यान रखें। हाँ। डाइट में भी हमें थोड़ा लो कैलोरी डाइट खानी चाहिए, कार्ब्स कम रखने हैं, प्रोटीन फैट इंटेक भी मॉडरेशन में रखना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है पहले कि हम हेल्दी डाइट खाएं। ठीक है। दूसरा है कि हम रेगुलर एक्सरसाइज जरूर करें, जो भी हमें सुटेबल हो। योगा कर सकते हैं, एरोबिक एक्सरसाइजेज हैं, या जिम जा सकते हो, वो इम्पोर्टेंट है। वेट आपका कंट्रोल में रहना चाहिए। स्मोकिंग जो है वो 0 होना चाहिए। अल्कोहल भी अगर ले रहे हैं तो मॉडरेशन में होना चाहिए। अगर किसी को भी अंडरलाइन रिस्क फैक्टर्स है, जैसे हमने बात की डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल हाई होना, या थायराइड की प्रॉब्लम है, या स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, तो उनको भी अपने बीपी शुगर की दवाइयाँ टाइमली लेना है। और रेगुलर मॉनिटरिंग की बहुत इंपॉर्टेंट, आजकल होम मॉनिटरिंग के लिए बहुत ज़्यादा एडवाइस करते हैं, क्योंकि आप बार बार हॉस्पिटल या क्लिनिक नहीं जा सकते हो। तो डिजिटल मशीन आती है ब्लड प्रेशर की, आप घर में मॉनिटर करो ब्लड प्रेशर, है ना, तो वो भी इजी है। दूसरा है ब्लड शुगर भी कम से कम 1 वीक तो या 15 दिन पे एक बार मॉनिटर कर सकते हो जिनको भी डायबिटीज है। ठीक है। और उसमें भी जब भी डायबिटीज वाले मॉनिटर करते हैं तो उनको प्री मील करना चाहिए, जिस दिन भी कर रहे हैं। बिफोर ब्रेकफास्ट है, बिफोर लंच है, बिफोर डिनर। तो जितनी चीजें आपकी नॉर्मल रेंज में रहेगी उतना आपको कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस जो है, हार्ट की प्रॉब्लम होने के चांसेस कम हो जाएंगे। और साल में एक बार जो है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप जरूरी है। इसमें कोई स्पेसिफिक टेस्ट है जो कराने चाहिए? हार्ट के जो स्पेसिफिक जो बताया कि ईसीजी, इको एंड ट्रेडमिल टेस्ट करते हैं, लिपिड करते हैं। अगर किसी यंग पॉपुलेशन में टीएमटी पॉजिटिव आ रहा है, अच्छा, तो फिर हम उनको सिटी एंजियोग्राफी के लिए एडवाइस करते हैं। ठीक है। अगर सिटी एंजियो में फैट डिपोजिशन दिखने लगी है तो फिर हमें उनको कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन देना जरूरी होता है। तो ये सारे जो हैं प्रिवेंटिव टिप्स जो हैं फॉलो कर सकते हैं, अपना सकते हैं। हम चाहते हैं डॉक्टर, अब तक हम लोगों ने जो भी बातचीत की है बस एक जाते जाते आप एज अ फाइनल गो टू होम मैसेज ये जरूर बता दें कि अगर हम हार्ट अटैक से बचना चाहते हैं तो क्या ऐसे रेड फ्लैग्स या वार्निंग साइंस हमेशा ध्यान में रखें, और उसको बचने के लिए जो एक गोल्डन फॉर्मूला है वो क्या होगा? हार्ट लाइफस्टाइल तो हमें मालूम है कि अडेप्ट करना है। दूसरा, किसी को भी अगर सीवियर चेस्ट पेन हो रहा है तो हमें बहुत टाइम वेट नहीं करना है, एक जाकर के कम से कम ईसीजी जो है वो जरूरी है। दूसरा है कि कुछ इमरजेंसी मेडिसिन हमें घर में भी रखना चाहिए, और खास करके जिनके भी घर में डायबिटिक हैं, एल्डरली हैं, या हार्ट के पेशेंट हैं, तो डिस्प्रिन और सॉर्बिट्रेट जो है वो जरूरी है। और जो मेडिकेशंस है वो अपने आप स्किप ना करें। मेडिकेशंस डॉक्टर के एडवाइस के बिना जो है स्किप करना डेंजरस हो सकता है। दूसरा, रूटीन फॉलोअप के लिए जरूर जाएं, डॉक्टर विजिट जरूर जाएं। ऐसा नहीं कि एंजियोप्लास्टी हो गई, बहुत सारे लोग होते हैं कि वो
उसके बाद डॉक्टर के पास जाते ही नहीं, नहीं, ये गलत है। तो वो गलत है। हाँ, कि आपको कम से कम मतलब फर्स्ट 1 ईयर में एवरी 3 मंथ्स पे जाना है, 1 ईयर के बाद एवरी 6 मंथ्स में कम से कम डॉक्टर विजिट होना चाहिए, और रूटीन जो है चेकअप जरूरी है। बिल्कुल। तो ये सारी चीजों का ध्यान हाँ, रखते ध्यान हैं। रखेंगे तो सेफ रहेंगे, हाँ, safe कॉम्प्लिकेशन रहेंगे, से बचेंगे। बिल्कुल। जी। आई थिंक हम लोगों ने जो भी बातचीत की है हम्म। हार्ट अटैक के बारे में डॉक्टर, वो हमारी ऑडियंस ने बहुत अच्छे तरीके से जाना होगा, समझा होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़ी और आपने इतने सिंपल लैंग्वेज में सारी चीज़ों को बताया, समझाया है। आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया मैंने होगा। बहुत इंजॉय किया। थैंक यू। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस Okay. इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अगर आपके मन में हार्ट अटैक से रिलेटेड कोई और सवाल है तो प्लीज कमेंट सेक्शन के जरिए आप पूछिए, हम पूरी कोशिश करेंगे एक्सपर्ट के जरिए उन सभी सवालों के जवाब देने के। ऐसे और भी सेशंस के लिए फॉलो करते रहिए NBT Live। थैंक यू।